सीएससी कैंपस में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी वीकली टेस्ट सीरीज को लेके चलते हैं, जैसे सैटरडे को ओपन टेस्ट होता है हमारे यहाँ, तो जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज जो टेस्ट हुई है ना, उनका हम लोग डिस्कशंस करते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 से 2025 के बीच जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स में जो सब क्वेश्चंस पूछे गए, उन सारे क्वेश्चंस को लिया गया है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। उम्मीद करते हैं आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और जो लोग भी टेस्ट दिए हैं ना, आप एक एक करके मिलाते चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैथ से है, तो क्वेश्चंस को हम लोग पहले पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कहता है, पहला क्वेश्चन मैथ का कहता है, ए और बी के आय का अनुपात 2:3 है और उनके खर्च का अनुपात 5:7 है। तो आप देखिए, दो लोग हैं ए और बी, है ना, और इसका इनकम का रेशियो दे रखा है 2:3। आप चाहो तो इसको बोल दो 2x और 3x के इनकम रहा होगा, और उनके खर्च का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर यानी खर्च का अनुपात 5:7 है। तो मान लेते हैं कि ये 5y रहा और ये 7y रहा। कहता है, यदि ए की आय का 7 गुना, यानी जितना भी है ए की आय जो होगा उसका 7 गुना, और बी के खर्च के कितने 6 गुने के बराबर है। आप इस चीज को थोड़ा सा सोचिए। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, कहते हैं ए की आय का, ए का इनकम कितना है, ठीक है, तो हम लोग ए का इनकम देखते हैं। ए का इनकम कितना है 2x, ए के इनकम का कितना गुना 7 गुना, और कहता है बी के खर्च के, तो बी का खर्च कितना है 7 के 6 गुने के बराबर, यहां 6 लिखिए। अब यहां से 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं x इस y को इधर लेते आए तो बोल सकते हैं x बराबर 3/1। यानी x का वैल्यू कितना हो गया 3 और y का वैल्यू कितना हो गया 1। तो यानी अब हम लोग x किसको माने हैं, x जो माने इनकम को। तो ये देखिए x का वैल्यू जैसे ही हम लोग 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और y का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कितना होगा 5, और ये देखिए तो 1 रखेंगे तो कितना 7 गुना 1 7। अब हमसे पूछता है क्वेश्चंस में उनके बचत का अनुपात, तो यानी हमसे सेविंग पूछा है, तो उनका सेविंग का रेशियो देखिए कैसे निकल। 6 रुपया कमा रहे थे और 5 रुपया खर्च कर रहे थे, तो बचा कितना रुपया रहे थे 1 रुपया। अब देखिए बी जो है 9 रुपया कमा रहा था और 7 रुपया खर्च कर रहा था, तो बचा कितना रहा था 2 रुपया। यानी ए और बी के सेविंग का जो रेशियो है वो कितना है 1:2, और इसका राइट आंसर है सी। थोड़ा इसके ऑप्शंस में चेंजेस है, लेकिन 1:2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ। आप एक बार चाहो तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के तरफ मूव करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अनिल और कुमुद का मासिक वेतन, दो लोग हैं अनिल और कुमुद, जिसका मासिक वेतन का रेशियो 19:17, इसको 19x बोल दे और इसको क्या लिख सकते 17x। अब कहता है कि अनिल और कुमुद के वेतन में 2000 और 1000 की वृद्धि होती, इसके इनकम में 2000 की वृद्धि हुई और इसके इनकम में कितने की 1000 की वृद्धि हुई। अब जो है वृद्धि होने के बाद अब इसका रेशियो कितना हो गया 8:7 के रूप में, और हमसे पूछ किसके बारे में रहा है कुमुद का वर्तमान वेतन पूछ रहा है। यानी ये रहा कुमुद का, ये रहा अमुद का, अनिल का। तो अब देखिए कुमुद का वर्तमान वेतन निकालते हैं, तो यहां से इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 एक्स प्लस कितना हुआ 14,000 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17,836 एक्स प्लस 8,000, इसको बराबर के इस साइड लेते आएंगे। 133 एक्स में से 136 में से 133 जाएगा तो कितना होगा 3x होगा। 14,000 में 8,000 जाएगा तो कितना होगा 6,000 होगा।
यानी x का वैल्यू इसको काटा पीटी करेंगे तो कितना हुआ 2000। तो इसका मतलब है कि उसका इनकम जो हम लोग माने थे 19x और 17x, तो कुमोद का हमसे पूछा गया है कुमोद का वर्तमान आयु। तो यहाँ देखिए तो कितना होगा कुमोद का 17 गुना 2 34 और 1 35,000 उसका होगा। यानी कुमोद का जो वर्तमान में होगा इनकम वो कितना होगा 35,000। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इन्हें चेक कर लीजिएगा, आप चाहो तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट के तौर पर ले सकते हैं रिवीजन के तौर पे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ स्विच करते हैं, इस क्वेश्चंस को समझते हैं। आप लोग इस क्वेश्चंस में बने रहिएगा, शुरू से इन चीजों को सीखिएगा जो कि आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हैं, काफी हेल्प करेंगे इन सब कॉन्सेप्ट को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, इन चीजों को देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे टेस्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए थे ना सारे रेशियो से रिलेटेड है। अब कहता है ये प्रोपोर्शनल्स का सवाल है, कहता है 24, 40, 33 और 57 में प्रत्येक में से x को घटा दिया जाए तो ये समानुपात जो है इसका पूछ रहा अनुपात कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप एकदम आराम से इस चीज को सॉल्व करते हैं। कहते हैं देखिए 24 अनुपात, जैसे 24,30 है, इसको 24, 30, 33, 57। अब ये कहता है कि समानुपात में, तो मतलब ये दोनों को समानुपात में लिख सकते हैं। इसको एक तरीका है सॉल्व करने का, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो प्रोसेस को सीखेंगे कैसे सॉल्व कर। इस दोनों के बीच के डिफरेंस को देखना है कितना हुआ 6, और इस दोनों के बीच के डिफरेंस को देखना है कितना हुआ, आप इसको घटाओगे तो ये हो गया 24। ठीक है, अब ये रेशियो अगर आपस में कट पीट रहा है तो कटा पीटा दीजिए। जैसे 6 से कट रही है एक दफा में, और ये कट रहा है कितने दफा में 4 दफा में। ठीक, 24, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, 24 और 40 है, हम लोग 30 ले लिए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा मिस्टेक है। तो क्वेश्चंस पे दिया है 24 और 40 के बीच, 24 दिया हुआ है और 40 दिया हुआ है, और ये कहता है समानुपात 33 और कोमा कितना दिया 57। इसको देखिए, इसके बीच का देखिए गैप कितना का है 16 का, और इसके बीच का गैप कितने का है 24 का। इस गैप को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको 8 से कटाते हैं, तो 8 दूना 16, 8 दिया 24। ठीक है, ये एकदम फास्ट अप्रोच है, आप सवाल को एकदम फास्ट से बना सकते हैं, यानी x का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं बहुत तेजी से। आपको क्या करना है कि इस नंबर को इस नंबर से पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है। 24 गुना 3 करेंगे तो कितना हो गया 72, क्या बोले, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसको जो है इसको इसके साथ करना है। 33 दूना कितना हुआ 66, और इस दोनों के डिफरेंस से भागा लगा देना है। तो देखिए 72 में से 66 गया कितना हुआ 6, यानी x का वैल्यू कितना आया 6। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू 6 रखेंगे, 5 गुना 6 कितना हुआ 30, 30 प्लस 12 कितना हुआ 42 अनुपात। फिर कहता है इसका अनुपात ज्ञात कर दे, x का वैल्यू 6 रखेंगे, 24 और 15 कितना हुआ 39। इसको 3 से कटाएंगे, ये 14 टाइम्स में कटेगा, और 3 से ये 13 दफा में कटेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 14:13। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ रहे होंगे, इसका आंसर क्या होगा बी। तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है कि दो बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4। बेलन मतलब कोण। ठीक है, ये यहां से यहां तक रेडियस है, ये पहला बेलन मान लेते हैं, और ये दूसरा बेलन। ठीक है, और ये यहां से यहां तक इसको R1 R2 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, और ये आपका हाइट हो गया, इसको H1 मान लेते हैं, और इसको H2 मान लेते हैं। सवाल ये कहता है कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। तो हमको पता है
कि इसके आयतन पूछा गया है, तो इसका आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, बेलन का आयतन। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसके ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे ना, बस इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। तो क्या होता है, पहला का देखते हैं, पहला और दूसरे बेलन का अनुपात निकालते हैं। पहला देखिए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर गुना एच का रेशियो कितना होगा 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। अनुपात दूसरे बेलन का 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर का कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू कितना होगा एच कितना है 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल आउट, 1 4 से 1 4 कैंसिल आउट, 9 और 9 कैंसिल आउट, क्या बचा 1:4। इसका ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इन चीजों को आप सीख रहे होंगे और समझ में भी आ रही हो। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 5वां की तरफ। 5वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 5वां क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक पर्स में 10 रुपए 50 रुपए मूल वर्ग के नोट है, ठीक है, और नोटों की कुल संख्या कितना है 12। मेरे पास मान लेते हैं मेरे पर्स में 10 रुपए और 5 रुपए के नोट्स हैं, सॉरी 50 रुपए के नोट्स है, 10 रुपए और 50 रुपए के नोट्स है, और टोटल नोट्स की संख्या कितना है 12। मेरे पास टोटल 12 वो नोट है जो 10 रुपए और 50 रुपए मेरे पर्स में है। अब कहता है कि 10 रुपए और 50 रुपए के नोटों का रेशियो दे रखा है 1:2 दे रखा है। तो पूछता है पर्स में कुल कितने रुपए हैं, हमसे किस में पूछा है रुपए में पूछा है। एक बात बताइए, ये टोटल कितना पार्ट 3 पार्ट, यही 3 पार्ट ना नोटों की संख्या 12 है, तो एक पार्ट बराबर कितना हुआ 4। अगर एक पार्ट बराबर 4 है तो इसका मतलब है 50 रुपए वाले कै गो होगा 8 गो, और 10 रुपए वाले कै गो होगा 4। तो 10 चौका 40 रुपया, और 50 अठा 200, यानी 50 रुपए के 200 रुपए थे टोटल, और 40 10 रुपए यानी 240, और इसका कौन 50 अठा 400 होगा भाई। यहाँ 8 से गुना करेंगे तो 50 गुना 8 करेंगे तो ये 400 होगा, प्लस ये 40 440, और इसका पहला नंबर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग छठे क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, इस छठे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है 3:5। ए और बी दो लोग हैं जिसका इनकम का रेशियो है कितना 3:5, ठीक है। कहता है उनकी बचत का अनुपात कितना है 2:3, तो यानी उनका सेविंग जो दे रखा है 2:, कितना दे रखा है 3 दे रखा है। कहता है यदि ए की आय बी की बचत से, यानी बी की आय ए की बचत की कितनी 3 गुनी के बराबर है, यानी बी का जो आय है ए के बचत के 3 गुने की क्या है बराबर है। तो हम लोग इसको चाहो तो x मान लेते हैं, यानी तो इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो ये देखिए अगर इसमें 5 से गुना कर दें, अगर इसमें 5 से कर दे और इसमें 2 से कर दे, पहले तो ये दोनों बराबर हो गया 10-10। अब जो सवाल कहता है बी की आय ए की बचत से 3 गुना है, तो बी का जो आय है ए की बचत से कितना गुना है 3 गुना। अब इसको 3 गुना कर सकते हैं, इसमें देखिए फाइनली कितने से गुना किए 6 से, और इसमें फाइनली किससे 5। तो अब इसको जैसे ही आप गुना करिएगा तो 6 दिया ये कितना हो गया, ये वैल्यू हो गया 18, ये वैल्यू कितना हो गया 18, और ये देखिए ये कितना हो गया 30, 5 से करेंगे तो ये कितना होगा 10, और ये कितना होगा 15। अब आप बताओ, आप 18 रुपया कमा रहे थे जिसमें 10 रुपया बचा रहे हैं, तो अब आप खर्च कितने कर रहे हो 8 रुपये। 30 रुपया कमा रहे थे उसमें 15 रुपया बचा रहे थे, खर्च कितना कर रहे 15। तो आपसे यही रेशियो पूछा है,
ए और बी के खर्च का अनुपात कितना होगा? 8:15। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, या आप इसको इस तरह से भी बना सकते थे। इनकम को मान लेते कितना? 3x, ए का अनुपात कितना करते? 5x, और इसके सेविंग का कितना करते? 2y, और कितना करते? अब जैसा जैसा कह रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहता है बी की आय, तो बी की आय कितना है? 5x। ए की बचत, ए का बचत कितना है? देखिए तो 2y की 3 गुनी है। यहां से देखिए तो आप सॉल्व करते ना, तो x बटा y निकालते, तो ये हो जाता ये देखिए तो यहां देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 5x बराबर कितना? 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो x बाय वाई बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 2 6, 6 बटा 5। x का वैल्यू कितना हुआ? 6, और y का वैल्यू कितना हो गया? 5। अब यहाँ वैल्यू रख करके गुना कर दीजिएगा और रेशियो आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अगले क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। तो अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 7वां क्वेश्चन है ना। 7वां क्वेश्चन ये है कि 4.8 और 10.8, 4.8 और 10.8 के बीच मध्य समानुपाती ज्ञात करें, यानी मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाता है। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या करते हैं? रूट अंडर इसको लगा देंगे, और 0.4 का बीच थर्ड प्रोपोर्शनल का कहता है रेशियो बताने के लिए। तो चलिए इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। ठीक, तो कहता है मीन प्रोपोर्शनल्स। तो मीन प्रोपोर्शनल्स कैसे निकालेंगे? तो रूट अंडर 4.8 और रूट अंडर कितना हुआ? 10.8। ठीक है, तो 10.8 है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से दशमलव उड़ाएंगे तो कितना होगा? 10, और यहां से दशमलव उड़ाएंगे तो कितना होगा? 10। अब इसको कटाते हैं हम लोग। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे ना, 2 से कटाएंगे 5 टाइम्स में, ये कटेगा 24 टाइम्स में, ये 2 से कटेगा 5 टाइम्स में, ये 54। ठीक है, अब इसको कटापिटी करके निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 4, और ये लिख सकते हैं 9 गुना 6 बटा कितना हो गया? 5 इंटू 5। अब देखिए यहां से 6 मिला, 6, 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, और 3 का 3 बटा कितना होगा? 5। तो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 दूना 6, 6 गुना 6, 36 बटा 5। ये निकला आपका मीन प्रोपोर्शनल्स। अब हमको कहता है थर्ड प्रोपोर्शनल्स निकालने के लिए। थर्ड प्रोपोर्शनल्स जो होता है वो कैसे निकालते हैं? अब देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल्स कहता है 0.4 और 2.4, तो जो लास्ट वाला होता है ना उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 2.4, और पहले वाले से भागा लगा देते हैं। पहले वाले से लगाएंगे तो 0 पॉइंट कितना हुआ? 4। अब देखिए डेसिमल डेसिमल खत्म, ये 6, ये हो गया 24 का 144, 14.4। अब हमको इस दोनों के बीच का रेशियो पूछ रहा है, हमको इस दोनों के बीच का रेशियो पूछ रहा है। इसको लिख देखिए, मीन प्रोपोर्शनल कितना है? 36 बटा 5, और इसको कितना है? 14.4। अब इसको सॉल्व करते हैं।
70 तो 72, तो इसको लिख सकते हैं 36:72। इस 5 को इधर से गुना करेंगे 72, और ये फाइनली अगर आपस में कट पिट जाता है तो इसका रेशियो होगा, ये देखिए कितनी दफा हम करना 1:2, तो इसका राइट आंसर होगा 1:2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर होगा सी। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ए और बी की, आगे पर क्वेश्चंस को हम थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आप इन चीजों को अच्छे से देख सकें। ये क्वेश्चन नंबर 8, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 5:7। तो ये देखिए ए है और बी है, इसके इनकम का रेशियो कितना है, 5:7। और कहता है कि ए और बी का बचत का अनुपात, बचत क्रमशः 4,000 और कितना है 5,000। आगे पढ़ते हैं, यदि ए का खर्च बी के खर्च के कितने 66.2/3, ए का खर्च बी के खर्च के 66.2/3 है, इसका मतलब है 66.2/3 का मतलब कितना होता है 2/3। इसको सॉल्व करेंगे ना तो ए बाई बी बराबर हो जाएगा, ए बाई बी बराबर होगा 2/3, यानी ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3। इसका मतलब इसका खर्च जो था वो 2 अनुपात कितना था 3, और उसका सेविंग जो था कितना दिया गया था 4,000 और 5,000। तो ये देखिए 4,000 और कितना दिया गया था 5,000 दिया गया। अब इन चीजों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। आप इसको एक अप्रोच बताएं, पहले जैसा कि रेशियो के वीडियो में हम बताएं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हुआ 14, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना हुआ 15, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 12,000, और इसको इससे करिएगा तो ये 10,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 2,000, और इनके बीच का डिफरेंस कितना 1, यानी यही एक पार्ट कितना है 2,000 है। और हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में ए और बी की कुल आय, ए और बी कितना है 12 पार्ट, एक पार्ट बराबर 2,000, तो 12 पार्ट बराबर 24,000, इसका राइट आंसर होगा। और ये कौन से ऑप्शन में है 24,000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 8200 रुपए की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया, ए को बी से 500 रुपया ज्यादा मिला, यानी ए को बी से 500 रुपया ज्यादा मिला। ठीक है, उसके बाद कहता है सी को ए से 300 रुपया अधिक मिला, सी को ए से 300 रुपया अधिक मिला। अगर मान लीजिए कि बी जो है इसको 500 रुपया दे दिया, इससे 300 रुपया ज्यादा सी को मिला, तो ये टोटल कितना हो गया। आप इसमें जो है ना अमाउंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आप उस कॉन्सेप्ट को ऐसे अप्लाई कर लो, टोटल देखो कितना है 82,000 है, 82,000 में मान लीजिए कि ए जो है 500 रुपया कर्ज लिया, सी कितना है 800 रुपया कर्ज लिया, टोटल कितना 1,300 रुपया कर्ज लिया। तो 8200 रुपये में 1,300 रुपया अगर कर्ज लिया हुआ है तो इसका मतलब बचा कितना है 1,300 रुपया कर्ज लिया है, तो 0,096 6900 रुपया बचा है। कितना बचा हुआ है 6900 रुपया बचा हुआ है। अब देखिएगा इस 6900 रुपये के तीनों भाई ए बी सी में, तीनों में इक्वल अमाउंट में बांट देते हैं, तो बांटेंगे कितना का होगा 2300 का होगा। सबको 2300 रुपया दे दीजिए, इसको भी 2300 रुपया दे दीजिए। आप बताइए किसको कितना मिला, ए को टोटल मिला 2800 रुपया हिस्सा, बी को मिला 2300 और सी को मिला 3100 रुपया। आपसे किसके बारे में पूछ रहा था, कहता सी का हिस्सा, तो सी को कितना मिल रहा है 3100 रुपया मिल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग तेजी करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जीके जीएस के भी हैं, तो टॉपिक वाइज एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा फास्ट। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, 9 तो देख लिया, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है कि तीन कर्मचारी है ए बी सी, जिसका रेशियो है 1:2:3, ए बी और सी है। ठीक है, 1:, आप इसको 100 मान लो, इसको 200 मान लो, क्योंकि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप 0 कटा दो तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि आपको देखिए परसेंट में दे रखा है, इतना बढ़ रहा है, तो अगर हम बोले 100 में 5% का बढ़ना, तो इसका मतलब बढ़कर कितना हुआ 105। फिर कहता है 10% का बढ़ना, इसमें 10 बढ़ेगा कितना हुआ 220 हुआ, क्योंकि 10% कितना हुआ 10% का बढ़ना, इसका मतलब है 20 रुपया बढ़ना, यानी 220। फिर कहता है 15% बढ़ना, तो 1% कितना 1% 3, तो 15% 45, यानी 345। ये अगर ये रेशियो आपस में कट पिट रहा है ना, तो इसको कटा देंगे, 5 से कटाएंगे तो ये 21 दफा में कटेगा, फिर 5 से कटाएंगे तो ये देखिए तो कितने दफा में 44 दफा में, और ये 5 से कटेगा 69 दफा में। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन होगा। इसका आंसर क्या होगा, पहला। 10 का आंसर फर्स्ट होगा। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक थैले में 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के नोट का अनुपात दे रखा था। 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के नोट का अनुपात दे रखा था 10:5:2। अगर हम बोले कि ये देखिए नोट का रेशियो दे रखा था, ठीक है, अगर हम बोले मेरे पास 10 नोट है और सारे के सारे 10 रुपए के थे, यानी मेरे पास कितना रुपया है 100 रुपया है। अगर हम बोले मेरे पास 5 सिक्के और सारे 5 रुपए के सिक्के हैं, यानी मेरे पास कितने रुपए हैं 25 रुपए। अगर हमसे बोले कि 2 रुपए हैं, ठीक है, और 2 रुपए के 2 सिक्के, मेरे पास कितने हैं 4। अब कहता है थैले में 5 रुपए नोटों का कुल मान 2 रुपए के नोटों के कुल मान से 84 रुपया अधिक है। पहले तो ये देखिए कितना अधिक है 21 पार्ट, और 21 पार्ट ही कितना है 84, तो एक पार्ट कितना हुआ 4। तो कहता है थैले में 10 रुपए के नोटों का कुल मान तो कितना होगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। इसका राइट आंसर होगा डी। अब 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है 12,000 रुपए की धनराशि है ए बी सी डी में इस प्रकार इस तरह से विभाजित किया जाता है, ए और बी के हिस्से 12,000 रुपए है, जिसमें ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना है 8:9 है। और कहता है बी और सी के हिस्से 2:3 है, तो बी और सी तो 2 अनुपात कितने हैं 3 है। सी और डी के हिस्से 9:13, यानी सी और डी में बंटवारा हो रहा है 9:13 में। ठीक है, आगे हम लोग चेक करते हैं। कहता है बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्सों का अंतर, बी और डी का हिस्सा का अंतर पूछ रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस रेशियो को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए जिसके सामने जो जगह खाली है उसका वैल्यू पुट कर देंगे। यहां होगा 9, यहां होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, यहां 9 तो यहां भी 9, यहां 3, इसके सामने 2 तो 2, इसके सामने 9, फिर इसके सामने 9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए तो 8 दूना 16 9 144, 9 9 81 गुना 2 162, 81 गुना 3 243, 13 9 117 गुना 3 117 गुना 3 351। ठीक है, और टोटल उसके पास कितने रुपए 12,000 रुपए। टोटल ए को इतना हिस्सा मिला, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला, डी को इतना मिला, टोटल कितना मिला ये पता कर लेते हैं इन पैसे को। तो 1 और 3 4, 4 2 6 4 10, ठीक है, 5 1 6 6 4 10 6 16 4 20, 2 3 2 5 5 2 7 7 1 8 1 9 900। पार्ट बराबर कितना दिया हुआ है 12,000 रुपए। यही 12,000 रुपए को
900 पार्ट में बांटा गया था टोटल में। एक पार्ट बराबर कितना, इसको कटापिटी करेंगे तो ये हो गया 120 बटा कितना हो गया 9। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चंस में किसका पूछा है, बी और डी का अंतर पूछा है। बी और डी का अंतर, इस दोनों के बीच का अंतर देखिए 351 और 162 के बीच का अंतर पूछा है। तो 11 में से 2 जाएगा, कितना होगा 9, 4, फिर 14 में से कितना होगा 8, या 2 में से 189। तो 1 8 9 पार्ट बराबर कितना होगा 120 बटा 9 गुना 189। ये देखिए 21 बार में कट रहा है, 21 12 एक 2 12 दूना 24 और 1 25, ये हो गया 2520 रुपया। यानी बी और डी के बीच जो डिफरेंस आया वो कितने का आया 2520 रुपए का है। तो ये कौन से ऑप्शंस में है 2520, ये देख लेते हैं। इसका आंसर है सी नंबर। सी नंबर जो आंसर होगा वो इसका आंसर होगा 2520 रुपए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कहता है ए और बी के आय का अनुपात कितना है 2:3। तो अब ए और बी का इनकम का रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक है, और कहता है बी के इसके खर्च का अनुपात कितना है 1:2। कहता है बी के खर्च का 90%, बी के खर्च का 90%, ठीक है, ए की आय के बराबर है। तो जो भी ए का इनकम है उसके बराबर है। तो यानी ए बाई बी बराबर इसको बोल सकते हैं, इस बी को इधर लेता है 9/10, यानी ए 9 पार्ट में बी कितना 10। तो इसमें 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये 9 से करेंगे कितना हो गया 18। 9 से करेंगे कितना होगा 18, और 9 से इनकम में ए का इनकम कितना 9 पार्ट, ये ए का इनकम है, बी का दे रखा है, बी के खर्च का। ये इनकम को बता रहा है, ये एक्सपेंडिचर को बता रहा है। तो 9 पे पार्ट 9 दिया कितना हुआ 27, 10 से करेंगे तो ये 10 और ये कितना हो गया 20। अब देखिए अगर इसका बचत का रेशियो पूछा है, 18 रुपया कमा रहे थे और 10 रुपया खर्च कर रहे थे, बचा कितना रहे 8 रुपया। 27 रुपया में 20 रुपया खर्च कर रहे तो बचा कितना 7 रुपया। तो इसका आंसर कितना होगा 8:7। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, इसका 8 क्या होगा 7 होगा। और ये क्वेश्चंस देखिए बहुत बेहतरीन सवाल पेपर के पूछे हुए हैं। इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखते हैं। कहता है कि पिछले वर्ष, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है ए और बी के आय का अनुपात कितना है 4:3 था। तो पिछले वर्ष ए और बी का आय का अनुपात कितना था 3। कहता है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में व्यक्तिगत आय देखा गया ए और बी का, 2 लोग है ए और बी का। और ये देखिए लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर दोनों की बात कर रही है। कहता है व्यक्तिगत देखा गया ए का कितना है 3:4। ठीक है, और बी का कितना दिया है 5:6। अब कहता है यदि वर्तमान की कुल आय इतना दिया हुआ है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे ना तो हमेशा कोशिश करिएगा कि जो भी लास्ट ईयर है ना, यानी लास्ट ईयर को सेम करने का करना। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग इस चीज पे भी डिस्कस करेंगे। पहले तो देखिएगा प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर का हम लोग सेम करेंगे। ये 3 है, ठीक है, और ये 5 है। इसको सेम करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 5 से करना होगा और इसमें किससे करना होगा 3 से। जैसे ही 5 से करेंगे तो ये भी 15 और ये भी कितना होगा 15। तो अब सेम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहता है किस रेशियो में था 4:3। तो इसको 4:3 बनाने के लिए 4:3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली किससे मल्टीप्लाई किए 20 से, और इसमें किससे 9 से। अब जब आप इसमें फाइनली 20 से मल्टीप्लाई करिएगा तो अब ये जो हो जाएगा 20 गुना 3 कितना हुआ 60, और 20 गुना 4 ये कितना हुआ 80। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 45 और ये हो गया 54। ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 9 गुना 6 कितना हो गया 54। अब कहता है इस क्वेश्चंस में यदि वर्तमान वर्ष की कुल आय 24.12 लाख है, तो वर्तमान में देखिए ए और बी का, ये तो वर्तमान है प्रेजेंट को बताता है और ये पिछले साल को बताता है। ये 80 और 54 यानी 134 पार्ट बराबर 24.12 लाख है।
और हमसे सवाल में पूछा है, कहता है पिछले वर्ष ए और वर्ष बी, कौन से वर्ष, वर्तमान वर्ष बी की आय का योग पूछा है। पिछले वर्ष ए कितना है 60 पार्ट और वर्तमान वर्ष किसका है बी का कितना 54 पार्ट। 60 और 54 कितना हुआ 114 पार्ट पूछा है, तो इसको निकालेंगे ना 24.12 अपॉन 134 इंटू करेंगे ना 114, तो ये आंसर आएगा आपका 20.52 लाख। आप इसको सॉल्व करना देखेंगे, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की तरफ बढ़ेंगे और यहां से मैथ्स का आखिरी सवाल है ये। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कहता है 46,800 रुपए की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए और डी के संयुक्त हिस्से, यानी किसका किसका बात कर रहा है, ए और डी का संयुक्त हिस्सा, और बी और सी के संयुक्त हिस्से, बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है 8:5 है। ठीक है, और उसके बाद करता है बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है। एक और चीज बोला गया है यहां पर, अगर बात किया गया बी और सी के हिस्से का अनुपात जो है वो 5:4 है, इंडिविजुअल अगर बात किया जाए। कहता है ए को 18,400 रुपए मिले तो ए और बी के हिस्सों का योग ज्ञात करें। अब ये बात कंफर्म देखिए, कहता है कि टोटल को यानी ए बी सी डी को यानी टोटल को बांट जो रहा है वो कितना बांट रहा है 46,800 रुपए। टोटल कितना पार्ट 13 पार्ट। अगर 13 पार्ट को अगर बांट रहा है रुपया में 46,800 रुपए में, तो एक पार्ट बराबर कितना, तो 13 दूना कितना हो गया 26 और 20, इसको निकाल लेते हैं 4680 को 13 से भाग लगाएंगे तो 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में 13 39 और यहां से होगा 7 78 यानी 3600। एक पार्ट बराबर जो होगा वो कितना होगा 3600। एक पार्ट बराबर कितना 36। ठीक है, अब देखते हैं अगर एक पार्ट 3600 है तो 5 पार्ट कितना रहा होगा, यानी बी और सी का 36 गुना 5 करेंगे ना, 36 5 180 यानी 18,000, यानी बी और सी टोटल 9 पार्ट जो है ये 18,000 के बराबर है। तो एक पार्ट बराबर कितना हजार 2,000, तो इसका मतलब बी जो रहा है वो कितना हजार रहा है 10,000 और सी जो रहा है वो कितना रहा है 8,000। और यदि 8 पार्ट निकालना चाहें तो 8 पार्ट निकालेंगे तो 3600 गुना 8 करेंगे तो यानी ए और डी का मिल जाएगा। तो 36 गुना 8 करेंगे 8 48, हाथ में रहा कितना 4, 8 24 4 28। ए और डी का दोनों का संपत्ति है, कितना रुपया मिल रहा है ए और डी को 28,800, जिसमें से ए को मिल चुका है कितना 10,000, कितना दिया हुआ ए को 18,400। तो हमको इसको निकालने की जरूरत नहीं था, ए का दे रखा है 18,000 कितना है 400 रुपया। और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है ए और बी का हिस्से का योग, तो ए और बी का हिस्से का योग पूछा है। अगर ए और बी का हिस्सा देखा जाए 18,400 प्लस इधर कितना हुआ 10,000, यानी टोटल कितना हुआ 28,400। अगर हमसे डी के बारे में पूछता तो ए का हमें पता था, ए का यहाँ घटा देते तो मेरा आ जाता। इन चीजों को कोई मतलब नहीं है, अगर पूछा जाता तो फिर सोचते। तो यानी 28,400, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अब तक में मैथ्स के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग जीके जीएस के तरफ स्विच करते हैं और इनके क्वेश्चंस को हम लोग टिक लगाएंगे फटाफट। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो भी रिवर सिस्टम का, ड्रेनेज सिस्टम का है। तो इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। इसका आंसर कहता है कि सिंधु नदी बेसिन का विस्तार कहां से कहां तक है। पहला ऑप्शन दिया है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब।
दूसरा ऑप्शन है लद्दाख जम्मू कश्मीर और पंजाब हरियाणा, और तीसरा ऑप्शन है लद्दाख जम्मू और कश्मीर पंजाब हरियाणा और राजस्थान, और लास्ट ऑप्शन दिया है लद्दाख जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब और राजस्थान। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। अब क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत की श्रेणियों के मध्य से होकर प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर होगा बी। इसका कौन सा होगा ऑप्शन? राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर बी। आप इसको मिलाते हुए चलिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 के तरफ बढ़ते हैं। 18 का राइट आंसर क्या होता है, अब इसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहता है अटक में अपनी पहाड़ी, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी और अफगानिस्तान किस नदी से जुड़ती है? वो काबुल नदी से जुड़ती है। 18 का आंसर क्या होगा? सी, वो काबुल नदी से जुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों की निम्नलिखित में से सही अनुयुग्म कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है श्योक स्पीति जास्कर सतलज, दूसरा ऑप्शन दिया है श्योक जास्कर स्पीति सतलज। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। 19 का आंसर क्या होगा? बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है। सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है पंजाब हिमालय, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा और इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक जो पीर पंजाल में उद्मित होती है? वो कौन सी नदी से होती है? झेलम। इसका राइट आंसर क्या होगा 21 का? सी। आगे पढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर हम लोग देखते हैं, कहता है भारत में चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? भारत में चंद्र और भागा नदियां किस नदी में बहती है? किस क्षेत्र में? लाहौल, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? लाहौल। अब क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ चलते हैं। कहता है हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, वो पूर्ववर्ती का उदाहरण है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है वो पता करते हैं। कहता है पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा से मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? पहला है घाघरा गोमती गंडक कोसी, दूसरा है गोमती घाघरा गंडक कोसी। इसका राइट आंसर होगा बी। 24 का राइट आंसर क्या होगा? बी। अब 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन में पूछता है गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। अब 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं, ये पॉलिटी से क्वेश्चन आया। अब तक हम लोग ज्योग्राफी में देख रहे थे ड्रेनेज सिस्टम, अब पॉलिटी का क्वेश्चन है। और पॉलिटी के क्वेश्चंस में पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 26 में बात की गई है। अब इसको देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा का सभी विश्व के साथ किया गया समझौता कहा गया था? और ये कहने वाले कौन थे? ये थे डॉक्टर राधा कृष्णन। इसका आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर डी। अब हम लोग 27वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। भारत के संविधान मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, वो कौन सी नहीं है? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है, इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2000 किस में आई थी? 5 में। ठीक है, वो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? डी। 27 का राइट आंसर डी। अब 28वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 28 का आंसर हो गया डी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। और अनुच्छेद 15 जो है वो किसके अंतर्गत है? वो है समता का अधिकार। और इसका राइट आंसर क्या होगा? समता का अधिकार। ठीक है, 29 का राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, 30 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार का मांग नहीं कर सकता है? ठीक है, वो किस अधिकार का मांग नहीं कर सकता है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता का अधिकार का मांग नहीं कर सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है? आर्टिकल 17। ठीक है, 17 मतलब खतरा, खतरा मतलब अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 31 जो क्या है? अनटचेबिलिटी से है, जिसको अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है निम्नलिखित में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण क्षमता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? और निम्नलिखित में से किस संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में, भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 में? इसका किया गया है अनुच्छेद 14 से 15 में। अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखित कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? और ये ब्रिटेन से लिया गया है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। 33 का आंसर बी होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 85 क्वेश्चंस हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। अब क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने पर, ठीक है, अतिलंबित का होता है? और इसका राइट आंसर होगा कौन सा? अनुच्छेद 23। 34 का आंसर होगा 23, ऑप्शन नंबर डी। अब 35वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 का कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के उल्लिखित प्रावधानों का अपवाद है? वो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31 से। ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 का ए। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर कहता है कि धूप से बचने के लिए छाते का रंग का संयोजन निम्न में से कौन सा होना चाहिए? पहला है ऊपर काला नीचे उजला। नहीं, अगर उजला रहेगा ऊपर में तो सारा रिफ्लेक्ट होगा, जो बचेगा नीचे काला रहेगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका राइट आंसर होगा बी। 36 का राइट आंसर है बी। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, अब फिजिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे।
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका क्या होता है, तरंगदैर्घ्य समान होते नहीं, बिल्कुल नहीं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तरंगदैर्घ्य और वेग में चेंज होता है और उसके आवृत्ति में चेंज नहीं होता है, तो उसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। 37 का आंसर क्या होगा, बी। 38 नंबर उसी क्वेश्चन के बेस पे लगता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सा अपरिवर्तित रहती है, वो अपरिवर्तित कौन सी रहेगी, कौन सी चेंज होगी, वेलोसिटी और वेवलेंथ। 39 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है, ये किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन दिया है क्योंकि सूर्य उस समय समय अपना आकार बदलता है, दूसरा दिया है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। 39 का हम लोग देखेंगे। 39 का राइट आंसर क्या है, अपवर्तन के प्रभावों के कारण, बिल्कुल सही, अपवर्तन के प्रभावों के कारण। अब कहता है कि रमन इफेक्ट के प्रयोग में यह विकसित किया गया, किसके रूप में प्रयोग किया गया, धूप के चश्मे के रूप। अब कहता है कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है, यह है नीला, हरा और पीला, राइट आंसर बी। ठीक है, और इसके देखिएगा इंद्रधनुष से रेनबो से रिलेटेड पिछले टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें बताए थे इंद्रधनुष जो होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, डिस्पर्शंस, उसके बाद रिफ्रैक्शंस, ये सारी घटना इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, उसके बाद अपवर्तन, ये सारी घटना रिफ्लेक्शंस किस में होती है, 41 नंबर यानी इंद्रधनुष में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टिभ्रम की घटना किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, और इसको ये क्वेश्चन काफी दफा पूछा गया है और ये घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कहता है प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर सतही अभिलंब के संदर्भ में 40 डिग्री, ये देखिए कहता है एक प्लेन मिरर है, ये अभिलंब है, इसके बीच जो है बन रहा है 40 डिग्री, और आपको पता है कि यहां से यहां तक टोटल कितने डिग्री का होगा, ये देखिए, तो यहां से यदि बात किया जाए ये टोटल 90 डिग्री का होता है। अगर ये 40 है तो ये कितने का होगा, 50 डिग्री, और ये अगर 50 डिग्री से आपतित है, परावर्तित भी एंगल भी कितना होगा, 50 डिग्री, और यहां से यहां तक टोटल एंगल कितना, 100 डिग्री। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि 40 डिग्री का कोण पर आधारित है, जब यह किरण दर्पण से परावर्तित होती है तो कितना विचलन होता है, 100 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा बी, 100 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है अगर कोई पदार्थ वायु में उत्तल लेंस तथा जल में अवतल लेंस, ठीक है, की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो निम्नलिखित में कौन सा अपवर्तनांक होगा। तो पहला है वायु की तुलना में कम, वायु तथा जल दोनों की तुलना में अधिक, वायु की तुलना में अधिक और जल की तुलना में कौन। इसका राइट आंसर होगा सी, 44 का सी। 45 नंबर देखते हैं, 45 का आंसर क्या होता है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। यदि किसी लेंस द्वारा निर्मित आवर्धन, ठीक है, +2 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका प्रतिबिंब छोटा होगा, क्योंकि P बराबर क्या होता है, 1/f। तो यदि f निकालेंगे, ठीक है, फोकस लेंथ यानी 1/p, और p का वैल्यू दिया है +2, तो यानी हो जाएगा 1/2 यानी 0.5, यानी 1 से छोटा। तो इसका आंसर देखते हैं 45 का ऑप्शंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 45,
क्वेश्चन नंबर 45 का देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर, पहला ऑप्शन है सीधा, आभासिक और वस्तु से छोटा। दूसरा है उल्टा, उल्टा उत्तम यानी उल्टा, यानी बी नंबर होगा, इसका राइट आंसर होगा बी। दूसरा है 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है, करेगा जैसा करता है। पहला ऑप्शन से उत्तर लेंस, दूसरा ऑप्शन से पहला उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा है अवतल लेंस। इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस की तरफ। 47वां नंबर क्वेश्चन है चश्मा बनाने के लिए, चश्मा बनाने में प्रयोग किए जाने वाले प्रकाशीय कांच किससे होता है? फ्लिंट कांच से होता है। तो 47 का आंसर क्या होगा? ए होगा। मानव आंखों में पुतली जिस अल्कलाइड के अति अनुविलियन में फैलाई जाती है, तो यानी आंखों में जो डाली जाती है पुतली फैलाने के लिए, वो एंट्रोपिन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 48 का आंसर क्या होगा? सी होगा। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 48 बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग इसका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही होता है, मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही होता है हरे रंग के लिए। किसके लिए? हरे रंग के लिए। भारतीय पुनर्जागरण, अब हिस्ट्री का क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। किसको कहा जाता है? राजा मोहन राय। ठीक है। और राजा राम मोहन राय को ही भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। वो आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। यानी 49 का भी आंसर होगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी। और देखिए यहाँ पर 50 है, देखिए शुरू में देखिए एक 49 साइंस में लिखा गया है, ठीक है। दूसरा 49 जहां से हमारा हिस्ट्री स्टार्ट होता है वहां पे है, तो एक ही नंबर रिपीट हुआ है। आप इस चीज को देखिए, जहां से हिस्ट्री हुआ है उसका आंसर क्या होगा? डी, राजा राम मोहन राय। ठीक है। और 50 का भी क्या होगा? भारतीय जागृति के जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 6 नवदिन प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? और ये जाना जाता है राजा राम मोहन राय। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से 3 क्वेश्चन थे, तीनों अलग अलग तरह के, लेकिन सारे के आंसर क्या हुए? राजा राम। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और 52वां नंबर कहता है इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक थे? वो संस्थापक थे पेरियर ईवी रामास्वामी नायक। ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। 52 का आंसर क्या होगा? ए। 52 का आंसर ए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 52 के बाद। 52 का आंसर क्या हो गया? ए। अब 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कहता है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? ब्रह्म समाज जो था ना, ये किस पर आधारित था? एकश्वरवाद पे। ठीक है। अब 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है महिला उद्धार से संबंधित प्रगतिशील सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन सर्वप्रथम किसने किया था? वो भी ब्रह्म समाज से किया गया। 54 का आंसर क्या होगा? सी। प्रार्थना समाज का स्थापना कहां हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। इनमें से किस सेक्रेटरी ने, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, कहता है कि इनमें से कौन सी सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थी? हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थी, जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाता है। पहला एनी बेसेंट, दूसरा है देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? तीसरा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और चौथा है सरोजिनी नायडू। इसका आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
अगला क्वेश्चन है विधवा विवाह अधिनियम, विधवा विवाह वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली? 1856 में मिली। 57 का आंसर क्या होगा? डी। और 56 का आंसर क्या होगा? 58 नंबर कहता है कि विधवा पुनर्विवाह में इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? 1856 है, उस टाइम कैनिंग गवर्नर हुआ करते थे। कौन थे? कैनिंग। इसका आंसर क्या होगा? सी। 58 का सी। अब 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए, ठीक है, पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है दयानंद, तो दयानंद सरस्वती। 59 नंबर का क्या होगा? सी। दयानंद सरस्वती। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है स्वराज के लिए सर्वप्रथम, स्वराज के लिए सर्वप्रथम भारतीयों के लिए यह आह्वान किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कितना होगा? दयानंद सरस्वती। अब 61 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 जो है इसका आंसर क्या होगा? इस चीज को हम लोग देखते हैं। कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और ये किया गया था, रामकृष्ण मिशन की सबसे पहली शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये क्वेश्चन नंबर 61। और ये कौन से ईयर में किया था? 1987 में किया था। 1997 में। ऑप्शन नंबर सी, 1997। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के। और कौन से ईस्वी में किए थे? 1897 में। ठीक है। अब कहता है 62वां नंबर क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? वो कौन थे? हेनरी विलियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? 62 का ए। अब 63 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 था, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? इस चीज को हम लोग, राइट आंसर है इसका एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट। कहता है कि तत्व बौद्धिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी 1839 ईस्वी में। कहता है कि 65वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? फराजी आंदोलन के संस्थापक जो थे हाजी शरीफुल्लाह थे। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में कहा गया है 66 नंबर में, इनमें से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म सभा की स्थापना की? राधाकांत देव ने। राधाकांत देव ने। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? वो किए थे वीरेशलिंगम पंतुलु, जो तेलुगु के थे। तो यहां तक आपका हिस्ट्री खत्म हुआ। अब हम लोग का जो है ना डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये वीडियो थोड़ा काफी लंबा हो रहा है। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, आंसर टिक करा देते हैं, फिर हम लोग कल ही इसका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे डायरेक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी फिलहाल हम लोग आंसर टिक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, और कल हम लोग इसका वीडियो बना लेंगे। ठीक है, इसका सारा सॉल्यूशंस देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और 135 डिग्री, अगर इसको देखा जाए, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर यहाँ है, इस जगह से 5 किलोमीटर चला पूर्व की ओर जा रहा है, तब वो 135 डिग्री अपने बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, यदि ये सीधा जाता है तो 180 डिग्री, 135 डिग्री मुड़ रहा है। और कितना चल रहा है? ये 5 किलोमीटर था, ये 5 गुण 2 किलोमीटर चल रहा है। अगर ये 135 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। अब कहता है कि और अंत में वो उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है।
यहां से यहां तक की दूरी कितना है, मान लेते हैं 2 किलोमीटर। ठीक है, और सवाल ये है, कहता है वो अब आरंभिक बिंदु, यहां से मान लेते हैं इसका आरंभिक बिंदु था, यहां से वो चलना शुरू किया और यहां से यहां तक की बीच की दूरी पूछ रहे थे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी ये पता करना है। अब इन चीजों को पता कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं, बहुत फास्ट तरीका। सबसे पहले किस डायरेक्शन में, नीचे, नीचे मतलब दक्षिण, तो पहला तो इसका आंसर होगा दक्षिण, और कितना किलोमीटर होगा ये पता कर लेते हैं। अगर ये देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। अब देखिए जब दो एंगल समान होता है तो उसके आमने सामने के कोण साइड्स क्या होंगे, समान होंगे। जब आमने सामने के कोण समान होंगे तो उसके साइड्स क्या होंगे, समान होंगे। अगर ये 5 है तो यहां से यहां तक ये भी कितना होगा, 5 होगा, और यहां से यहां तक 2, तो ये कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। तो इसका मतलब अगर हमसे पूछा गया है कि कितना दूरी पे है, तो पहला तो 3 है, दूसरा किस तरफ, दक्षिण दिशा की ओर, इसका आंसर क्या होगा, बी। 68 का आंसर क्या होगा, बी। अब हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसको सॉल्व करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 69 का देखते हैं, रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, एकदम फटाक थोड़ा जल्दीबाजी में बना ही लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। कहता है रजनी का मुख उत्तर पश्चिम, तो इधर है, और 5 मीटर चलिए, यहां से मान लेते हैं कि ये 5 मीटर चले। फिर बाएं मुड़ी, अब देखिए बाएं मुड़ेगी किधर जाएगी, इधर तो क्लॉकवाइज हुआ, बायां तो इधर हुआ, बाएं मुड़ी, और कितना चली, 3 किलोमीटर। अगर ये 5 है तो ये 3 मीटर चली। फिर कहता है फिर वो दाएं मुड़ी, अब देखिए इस डायरेक्शन में दाएं, क्लॉकवाइज इधर होगा, तो दाएं मुड़ा तो कितना गया, देखिए तो 8 मीटर। अगर इधर है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, एक बार दाया मुड़ा तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री घूमेगा तो किधर, इधर, और कितना जा रहा है, 8 मीटर। ठीक है, अब कहता है अब वो किस मुख दिशा की ओर जा रहा है, तो देखिए इधर वाले डायरेक्शन किधर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, 69 का हो गया नॉर्थ वेस्ट। अब 70 नंबर हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, बस अब थोड़े से ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अब ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, कहता है ध्रुव बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम, ये मान लेते हैं, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। कहता है ध्रुव ए बिंदु, बिंदु ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। यहां से कहता है दक्षिण पश्चिम की ओर 4 मीटर चले, यहां से 4 मीटर चले दक्षिण पश्चिम की तरफ, और बिंदु बी पर पहुंचे, ये पॉइंट बी था। फिर कहता है इसके बाद वो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व किधर, इधर, तो इस डायरेक्शन में चली, और कितना चली, कहता है कि दक्षिण पूर्व की ओर समान दूरी थी, चली 4 था, तो ये भी कितना था, 4 मीटर। फिर कहता है कि वो सी पॉइंट पर पहुंचा, फिर वहां से वो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व किधर है, देखिए नॉर्थ, ये ईस्ट, उत्तर पूर्व किधर, तो इस डायरेक्शन में चला, और कितना चला, 4 मीटर, ये 4 मीटर। अब ये डी पॉइंट पर पहुंचा, कहता है बिंदु बी की ओर चलने के लिए वो किस दिशा में, तो बिंदु बी इधर है, तो वो किस दिशा में चलेगा, पश्चिम की ओर चलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम। इसका राइट आंसर सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट कर, कहता है कि एक शाम में प्रतीक और प्रणील छत पर एक दूसरे से, यानी शाम का समय की बात हो रहा है, प्रतीक और प्रणील छत के समय एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर जब भी शाम का समय की बात हो और परछाई की लेके बात हो रही हो, तो याद रखिए शाम का समय वेस्ट का समय होगा। अगर ये राइट टर्न जिधर भी परछाई बनेगा तो वो नॉर्थ में बनेगा, अगर लेफ्ट में होगा तो वो साउथ में बनेगा। बस ध्यान देना है कि किस व्यक्ति के बगल में परछाई बन रहा है। तो कहता है कि आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, कहता है प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रणील के शरीर पर पड़ रही है, यानी एकदम आमने सामने, यानी पूर्ण रूप से पड़ रही है। तो अब देखिए ये सवाल तो सीधा सीधी बोल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर पड़ रही है ना, तो इसका आंसर जो कहता है कि प्रणील का मुख किस दिशा में है। तो अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एक चीज देखिए, प्रणील का मुख जो होगा आमने सामने पड़ रहा होगा, तो इस तरह से वेस्ट डायरेक्शन में होगा, और इसका क्या होगा, जैसे कि यहां मान लेते हैं प्रणील है और ये प्रतीक है। अगर डायरेक्ट प्रणील पर पड़ रहा है तो इसका फेस किधर है, वेस्ट डायरेक्शन में, और इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी। 71 का आंसर क्या होगा, डी।
एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर शाम का समय होगा जब दो लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है, अगर इसकी परछाई डायरेक्ट इस पर पड़ रही है तो इसका फेस इस डायरेक्शन में होगा और इसका फेस इस डायरेक्शन में होगा। तो कहता है कि अगर क्वेश्चन में प्रतीक कहता है प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से पर्णिल के शरीर पर, यह प्रतीक है इसका पूर्ण प्रतीक, इसका छाया जब भी बनेगा इधर बनेगा, क्योंकि जब सामने होता है तो अगर सामने होते है इसकी छाया इस साइड बनेगी और पूरा पूरी इधर पड़ रहा है, इसका मतलब पर्णिल पर पड़ रहा है। तो और हमसे पूछा पर्णिल का मुख किधर है, इधर है, तो वेस्ट, इसका आंसर होगा वेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है चार मित्र के एल एम एन खेल के मैदान में खेल रहे हैं। एल के पूर्व की ओर खड़ा है, एल जो है के पूर्व की ओर खड़ा है, एल के पूर्व में खड़ा है और वह एम के उत्तर की ओर है, और वह एम के उत्तर की ओर है, ठीक है। एम एन के घर के पश्चिम की ओर खड़ा है, एम जो है एन के पश्चिम की ओर खड़ा है, इधर खड़ा है, ठीक है। अब कहता है एन के से किस दिशा में है, तो यहां से देखिए तो डायरेक्शन अगर दिया जाए, देखिए तो किस दिशा में है, अगर यहाँ प्लस साइन लगाए तो ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो इसका आंसर क्या होगा साउथ ईस्ट, और ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 72 का आंसर क्या होगा ए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं 73। कहता है शहर पी, सिटी पी इज वेस्ट ऑफ क्यू, शहर पी जो है क्यू के पश्चिम में है, शहर पी क्यू के पश्चिम में है, ठीक है। शहर पी शहर एस के दक्षिण पश्चिम में है, शहर पी जो है शहर एस के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम किधर, इधर, तो इसका मतलब है अगर एस यहां रहा होगा तो दक्षिण पश्चिम का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि यहां प्लस साइन लगेंगे दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और शहर एस के उत्तर में है, शहर एस जो है शहर एस के उत्तर में है, किसके उत्तर में है, एक बार फिर से इंग्लिश में पढ़ते हैं। सिटी पी इज द वेस्ट ऑफ सिटी क्यू, ठीक है। सिटी पी इज साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट ऑफ सिटी एस, सिटी एस इज नॉर्थ ऑफ सिटी क्यू, ये देखिए यहां पर छूट गया है, क्यू के उत्तर में है, क्यू के उत्तर में, यहां पर क्यू होगा हिंदी में, छूट गया है, क्यू के उत्तर में देखिए कौन है एस, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है यदि शहर आर क्यू के दक्षिण पूर्व में, क्यू के दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व कौन सा डायरेक्शन, ये, और यहां पर कौन है आर है। कहता है शहर आर के पूर्व में है, तो शहर आर के पूर्व में है, ये देखिए पूर्व दिशा में है, ठीक है। शहर एम के सापेक्ष में, एम के सापेक्ष में, ठीक है। शहर पी किस दिशा में, तो यहां से पूछ रहा है किस डायरेक्शन में है, अगर जहां से भी डायरेक्शन पूछे प्लस साइन लगाइए, तो ये वाले डायरेक्शन नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। इसका 72 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। 74 कहता है क्वेश्चन नंबर 74, सोहन का मुख उत्तर पश्चिम में है, सोहन का एक बात कंफर्म कर दिया है कि सोहन का जो मुख है वो किधर है, उत्तर पश्चिम की ओर है, नॉर्थ वेस्ट में। वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, फिर 360 डिग्री वामावर्त घूमता है यानी एंटी क्लॉकवाइज, और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब वह किस दिशा में है, क्लॉकवाइज को जोड़ देंगे और एंटी क्लॉकवाइज में घटा देंगे, 180 और 180 कितना हो गया, 360 में 180। अब 180 कौन सा होगा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, जो बड़ा होगा उसी का साइन आएगा एंटी क्लॉकवाइज।
180 डिग्री बताता है अपोजिट को। अगर नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, इसका अपोजिट क्या होगा? साउथ ईस्ट होगा। और ये कौन सा ऑप्शन है? साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी। यानी 74 का आंसर क्या होगा? सी होगा। अब हम लोग देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन फटाक से। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि सरवन उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है। सरवन जो है किधर देख रहा है? नॉर्थ ईस्ट देख रहा है। वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज ले रहा है और 90 डिग्री, 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त ले रहा है। अब वो किस दिशा में है? तो देखिए, दक्षिणावर्त का मतलब हुआ क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखिए, तो 45 और 90, 135, 135, 180 में जाएगा, कितना हुआ? 45, यानी 45 डिग्री कौन सा आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। 45 डिग्री क्लॉकवाइज है। अगर वो नॉर्थ ईस्ट में है, अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे 45 डिग्री, तो वो कौन सा होगा? ईस्ट। यहां से यहां तक 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट में है, ईस्ट में है, तो ये होगा ईस्ट। इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, 75 का राइट आंसर क्या होगा? डी। अब 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। कहता है 6 बज रहे हैं। अगर 6 बज रहा है, अगर 6 बज रहा है एग्जैक्ट, तो इसका मतलब घंटे का सुई किधर है? साउथ में। अगर डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो कहता है जब 6 बज रहा है, घंटे वाली सुई किधर है? वास्तव में देखिए तो घंटे वाली किधर है? साउथ में। लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग किधर कर है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, कहता है 9 बजे दर्शाएगी कौन सी सुई? तो अगर यहाँ पर घंटे वाली सुई है, तो घंटे वाली सुई के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 9 बजे क्या दर्शाएगी। अब सीधी सी बात है कि अगर 9 बजे बात किया जाए, तो घंटे वाली सुई जो है वो किधर है? वेस्ट डायरेक्शन में है। जब 6 बजे कहता है कि घंटे वाली, जो एक्चुअल में होना चाहिए कहाँ? वास्तविक में होना चाहिए साउथ डायरेक्शन में, लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कर रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में है। अब आप सोचो, नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए साउथ, तो ये कितना डिग्री घूम रहा है? 90 और 45, 135 डिग्री घूम रहा है क्लॉकवाइज। 135 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम लोग ये भी देखिए, वेस्ट को 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 135, 90 और 45, यानी कितना होगा? नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी। अब कहता है कि 8 बजे, सेम सवाल है, कहता है 8 बजे घड़ी की मिनट की सुई, 8:45। एक बात बताइए, जब 8:45 हो रहा होगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब 8:45 हो रहा होगा, 8:45 हो रहा होगा, तो अब क्वेश्चन में कहता है मिनट की सुई किधर होगी? तो जब 8 बज रहा होगा, तो यहाँ देखिए ये 8 है, यहाँ 9 है, तो यानी 8:45 जब हो रहा होगा, तो मिनट की सुई जो होगा वो किधर होगा? वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कहता है कि नहीं, वो उत्तर की ओर है। ये वेस्ट में न होकर किधर है? उत्तर में है। अगर ये उत्तर में है, सोचिए वेस्ट यहां है और कह रहा है उत्तर में, कितना डिग्री शिफ्ट हो रहा है? 90 डिग्री किधर? क्लॉकवाइज। तो अब हम लोग जो भी आंसर बताएंगे 90 डिग्री झूठ बोलेंगे। कहता है कि 9 बजे किस दिशा में मिनट की सुई इंगित करेगी? जब 9 बज रहा होगा, तो देखिए जब 9 बजेगा, तो अगर ये 90 डिग्री घूम रहा है, तो मिनट की सुई भी 90 डिग्री घुमा देंगे तो किधर पहुंच जाएगा? ईस्ट। यानी 9 बजे मिनट की सुई जो होगा ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 79, 79 नंबर। ठीक है, कहता है कि अगर दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है अगर दक्षिण को, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ ईस्ट है,
और ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है दक्षिण को क्या कहा जाए, दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए। तो ये देखिए कितना घूम रहा है, दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर कहता है उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, अगर उत्तर पश्चिम यहाँ पे है इसको पूर्व कहा जाए, ये भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो कहता है उत्तर पूर्व को, ठीक उसी तरह से उत्तर पूर्व बोला 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, साउथ बोला जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है, अब लास्ट आखिरी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, अब मुश्किल से बहुत कम ही क्वेश्चन बचे, बस इसको आप टिक कर लेना। इसका आंसर देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 80 में, हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहां हुआ था, अबू धाबी में हुआ था। कहां हुआ था, अबू धाबी। अब हम लोग क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता है हाल ही में हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है, टाटा स्टील है। कौन सी है, टाटा स्टील है। राइट आंसर होगा इसका टाटा स्टील। कहता है हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल, हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खोचोपलड़ी आर्द्र भूमि कहां है, सिक्किम में है। इसका आंसर क्या होगा, सिक्किम में। 82 नंबर का आंसर क्या होगा, सिक्किम। ठीक है। कहता है कि हाल ही में नाविक सागर प्रक्रिया 2 के तहत INSV तारिणी ने पॉइंट निमो की यात्रा की, यह कहां स्थित है, यह प्रशांत सागर में स्थित है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा बैल विवाह कहां है, कहां हुई थी, नेपाल में। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण प्रारंभ करेगी, वो जापान के साथ। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज जो लोग भी टेस्ट दिए हैं वो आंसर टिक कर लेंगे और मिला लेंगे। ठीक है। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपने कितना स्कोर किया, और बाद बाकी जो लोग भी क्लास में टेस्ट दिए हैं उनके स्कोर आपके ग्रुप में मैसेज चले जाएंगे। थैंक यू।